नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आपकी जो नियमित पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई की नियमितता, तैयारी की जो कंटिन्यूटी है, उसे जरूर मेंटेन रखिएगा, क्योंकि नियमित अभ्यास से कोई भी मंजिल प्राप्त की जा सकती है। भले ही उसकी मात्रा सीमित हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा हो, लेकिन प्रतिदिन अगर आप एक नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से क्लासेस करते हैं, रूटीन से क्लासेस करते हैं, तो आपका यह अनुशासन ही आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाता। तो इसी नियमितता को बनाए रखते हुए आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्याय 4 को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है, जो एनसीईआरटी के कैरिकुलम को हमें फॉलो करना है, उसके अनुरूप ही मैं आपके पूरे क्लासेस को डिजाइन करके आगे बढ़ रहा हूं। तो इस क्रम में अब तक हम लोगों ने अध्याय 4 तक अध्ययन किया। अध्याय 4 में आज चौथे लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से नजर डालते हैं कि जो आपने अध्याय 4 पढ़ा उसमें क्या है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। और इस पर आपने पिछले 3 लेक्चर में बहुत चीजें विस्तार से जानी। तो आज का जो लेक्चर है वो है आपका चौथा लेक्चर, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक उम्मीद करता हूं कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैंने इसी बात पर फोकस किया था इस क्लास में कि इस अध्याय की ये टाइटल क्यों बनाई गई, यानी इस चैप्टर का ये शीर्षक क्यों रखा गया, क्या बताती है हमें किताबें। तो यहां जो टर्म लिखा हुआ है, अगर आप देखें किताबें, या किताबें कहने का मतलब क्या था, जो हम वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। दरअसल क्या बताती हैं, तो ये हमें अतीत के बारे में बताती हैं, और अतीत के जिस कालखंड के बारे में हमें बताती हैं उसी को हम वैदिक काल नाम देते हैं। तो अतीत जानना ही तो इतिहास है, यानी इतिहास को जानने में ये किताबें हमारे लिए मददगार है। तो आपने इसका पहला खंड तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि वेदों से हमें क्या पता चलता है, आर्य संस्कृत के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो अब तक पिछले 3 लेक्चर में आप इसके पहले हिस्से पर ही अध्ययन कर रहे थे। अब आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसी को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या बताती है हमें कब्रें, यानी अब मैं कब्रों पर बात करने जा रहा हूं। तो किताबें क्या बताती हैं ये आप पढ़ चुके हैं, अब क्या बताती हैं कब्रें, क्योंकि और करके कब्रें लिखा था, यानी बरियल्स। तो कब्र क्या होता है ये तो आप जानते हैं, जहां लोगों को बरीड किया जाए, दफनाया जाए, मृत व्यक्ति को जहां दफनाते हैं उसी को हम कब्र कहते हैं। और कब्र से भी कहीं ना कहीं हमें मानव जीवन के भौतिक पक्षों की जानकारी मिलती है कि मनुष्य के जीवन को किस रूप में ढाला गया था, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ये सारी बातें कब्रों से भी पता चलती हैं। क्योंकि कब्र का मानव जीवन से एक आध्यात्मिक नाता होता है, एक भौतिक नाता होता है। यानी हम मरने के बाद पुनर्जन्म की सत्ता में विश्वास रखते थे कि नहीं, या फिर हम पारलौकिक सत्ता में विश्वास रखते थे कि नहीं, ये सब बातें हमें कब्रों से भी पता चलती हैं। जैसे अगर एक इंसान को दफनाया गया और उसके साथ कुछ सामग्रियां दफनाई गई, जैसे जिस बर्तन में वो खाता था, जिस कपड़े को पहनता था, जिन पशुओं को अपना प्रिय पालतू पशु मानता था, अगर उसके साथ उसे भी दफना दिया गया तो ये उनके प्रथाओं पर इशारा करेंगी, उनकी सोच की तरफ इशारा करेगी। तो कब्रों से भी हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आज का जो डिस्कशन है बेसिकली वो इसी पर बेस्ड है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पर क्या जानकारी दी गई, इसी को आधार बनाकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को मैं एक नाम और दे रहा हूं, क्या बताती है हमें कब्रें। तो यहां जिन कब्रों की हम बात करने जा रहे हैं, इसी को आप कह सकते हैं कि हम इतिहास के एक ऐसे कालखंड की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है महापाषाण काल। महापाषाण काल, मेगालिथिक एज, मेगालिथिक एज। तो आप अगर इतिहास के पाठ्यक्रम को डिजाइन करें, हिस्ट्री का एक सिलेबस अपने से बनाए, मॉडिफाइड सिलेबस,
तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया अतीत को जानने के साधन, सोर्सेस टू नो हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कैसे जाने, उसके सोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा कि पुरातत्व से और साहित्य से हमें इतिहास पता चलता। पुरातत्व क्या है, साहित्य क्या है, यह आपने सीखा। फिर इसके बाद हमने अगला अध्याय पढ़ा भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां, प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में तो ऐसा कोई चैप्टर दिया ही नहीं है, उसका नाम कुछ और है। तो प्राग ऐतिहासिक संस्कृत ना कहकर उसे आरंभिक मानव नाम दे दिया, अर्लीस्ट मैन कह दिया। तो नाम बदल देने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, उसे प्राग इतिहास किस सेंस में कहते हैं यह भी आपने पढ़ा। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता, तो अतीत का एक ऐसा समय जब मानव सभ्य बनने की कोशिश में था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पुरातात्विक अवशेषों से उसके बारे में हमने अध्ययन किया, उसी को प्राग इतिहास कहते हैं। तो भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों को एक विशेष नाम दिया गया, पाषाण काल, स्टोन एज। और पाषाण काल की कहानी शुरू होती है वहां से जहां मानव का उद्भव होता, मानव के उद्भव और विकास की कहानी आज के 20 लाख साल पहले से मानी जाती। तो 20 लाख साल पहले से लेकर और मानव के आधुनिक समय तक आने तक की पूरी कहानी है इतिहास। तो 20 लाख साल से लगभग 3000 साल पहले तक की जो अवस्था रही, उस पूरे कालखंड को इतिहास में हम एक नाम देते हैं पाषाण काल। आरंभिक मानव का जीवन पाषाण काल से जोड़ा जाता है स्टोन एज। तो स्टोन एज आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण कालीन जीवन के बारे में जाना। यह देखा कि इसमें अंतर क्या, तो आखिर यहां पाषाण की जगह पर महापाषाण क्यों लिखा, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह। तो आप पाएंगे कि जिस समय उत्तर भारत में ऋग्वेद का संकलन का काम हो रहा था, उसी समय भारत के अन्य हिस्सों में एक और नई प्रथा विकसित हो रही थी। यानी एक तरफ आपने देखा पंजाब, आज का जो पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत का पंजाब, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जहां आर्य संस्कृत फल फूल रही थी, उसी दौर में, क्योंकि आज के लगभग वो 3-3.5 हजार साल पहले की बात है, उसी समय लगभग भारत के कुछ अन्य इलाकों में, विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में, दक्कन में, आप पाएंगे कि यहां पर एक नई संस्कृति का उदय हुआ। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर आगे बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व एक ऐसी संस्कृति के अस्तित्व में होने का प्रमाण मिलता है, जिसके विषय में हमें जानकारी उनकी कब्रों से मिलती है, तो सबसे पहले आपने ये जाना कि अब हम दक्षिण भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री पर थोड़ी सी नजर डालने जा रहे हैं।
तो एक तो अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन रेस्पेक्ट में था, उत्तर भारत के। हालांकि आरंभिक मानव के इतिहास में, अर्ली मैन की हिस्ट्री में, जो आप पाषाण काल पढ़े, स्टोन एज पढ़ रहे थे, उसमें साउथ और नॉर्थ दोनों की बात हुई थी। जैसे नर्मदा घाटी के क्षेत्र में आरंभिक बसावट कब हुई, या फिर दक्षिण भारत में कुछ नवपाषाण कालीन पुरास्थल मिले, इन सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं कि जब हम सिंधु और ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वो उत्तर भारत का इतिहास है, क्योंकि सिंधु घाटी का मतलब हो गया आज के पाकिस्तान का पंजाब का इलाका और भारत का पंजाब का क्षेत्र। तो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं वो भी नॉर्थ इंडिया, और ऋग्वैदिक काल से लेकर के जो उत्तर वैदिक काल की अवस्था में आर्य संस्कृत का विकास हुआ, आर्यन कल्चर, वो भी भारत में आपने लिखा ही कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो अब जरा साउथ पर भी नजर डाल ले, तो दक्षिण भारत के इतिहास में पाषाण काल के बाद जो अगला चरण आता है वही है महापाषाण काल, यानी मेगालिथिक एज इसे कहते हैं। अब ये मेगालिथिक एज क्यों कहलाया, इस पर चर्चा हो रही है। तो पहले तो एक समय को आप देखें क्या, तो जिस समय उत्तर में ऋग्वैदिक ग्रंथों की रचना हो रही थी, उस दौरान एक नई संस्कृत फल फूल रही थी प्रायद्वीपीय भारत में, साउथ इंडिया में। अब चूंकि इन संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है किससे, उनकी कब्रों से, इसीलिए आपके इस चैप्टर का नाम रखा गया क्या बताती है हमें कब्रें, बरियल से हमें पता चलता। अब आगे देखिए, इस संस्कृति के लोग, इस संस्कृति के लोग एक विशिष्ट प्रकार के, एक विशिष्ट प्रकार के कब्र का निर्माण करते थे, कब्र का निर्माण करते थे जिसमें मरे हुए लोगों को दफनाने के बाद उनकी कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, या उसे चारों ओर से घेर दिया जाता था, चारों ओर से घेर दिया जाता था। घेर दिया जाता था। इन्हें ही महापाषाण कहा गया। महापाषाण मतलब मेगालिथ। महापाषाण का मतलब है यहां मेगालिथ। देखिए, लिथ का मतलब होता है स्टोन। ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में लिथ टर्म यूज किया जाता है स्टोन के लिए। तो ये ग्रीक टर्मोलॉजी है, ये ग्रीक टर्म से बना है मेगालिथ। और मेगा का मतलब होता है लार्ज, यानी बड़ा। तो मेगा मतलब लार्ज या बहुत बड़ा, और लिथ का मतलब स्टोन यानी पत्थर। तो महा का मतलब आकार में बहुत बड़ा, विशालकाय पत्थर। तो इन पत्थरों से इन कब्रों को घेरा जाता था, इसे ही महापाषाण कहा गया। चूंकि इस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी
इस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी इनकी कब्रों से मिलती है, इसीलिए इसे महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। महापाषाणिक संस्कृति कहा गया, मेगालिथिक कल्चर कहा गया। तो बच्चों, कुल मिलाकर के इस पूरे पैराग्राफ में जो आपने नोट्स लिखा, इससे दो बातें बहुत अहम है जो आपको पता चली। एक तो महापाषाण काल, इसका नाम क्यों है, महापाषाणिक संस्कृति से क्यों कहते हैं, और दूसरा जब काल की हम बात कर रहे हैं, एज की, तो टाइम पीरियड क्या। तो नामकरण के पीछे कोई ना कोई आधार होता, यही नाम क्यों दिया गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सारी चीजें खुलकर समझ में आ रही होंगी कि चैप्टर नंबर 4 का नाम एनसीईआरटी की किताब में क्यों है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो जरा देखेंगे कि ये महापाषाणिक कब्रें हमें क्या बताती हैं, किस तरह की संस्कृति की ओर इशारा करती हैं। यानी संस्कृति का मतलब उस समय के लोगों का जीवन जीने का तरीका क्या था, जीवन जीने की पद्धति क्या थी। मैंने अपनी क्लास में कई बार ये बात डिस्कस की कि जब हम सभ्यता या संस्कृति की बात करते हैं तो सभ्यता का मतलब होता है मानव जीवन के भौतिक पक्ष, यानी हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, किन चीजों में विश्वास करते हैं, रहने का हमारा ढंग क्या। और चूंकि समय के साथ आपके रहन सहन का ढंग बदल सकता है, आपका खान पान बदल सकता है, पहनावा बदल सकता है, तो हम कहते हैं सभ्यता नष्ट हो सकती। लेकिन संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती। सांस्कृतिक तत्वों में हमेशा सातत्यता यानी कंटिन्यूटी रहती। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता के लोग भगवान शिव की उपासना के रूप में शिवलिंग पूजते थे। सिंधु सभ्यता के लोग नंदी बैल की पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव का चित्र बना हुआ है, और इसके साथ साथ एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर कुबड़ वाले बैल का चित्र बना है, और उसमें दिखाया गया है कि वे लोग पशुपति शिव और कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। तो भारतीय हिंदू धर्म और संस्कृति में आज भी हम नंदी बैल की पूजा करते हैं, आज भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के समय से ही पीपल वृक्ष की पूजा होती आ रही, और आज भी हिंदू सनातन धर्म में यह परंपरा जारी है। तो इसीलिए संस्कृतियां कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, परिमार्जित होती रहती हैं, लेकिन नष्ट नहीं होती। लेकिन सभ्यता चूंकि जीवन का भौतिक पक्ष है, मेटलिस्टिक लाइफ है, तो वो डिस्ट्रॉय करती। जैसे हमारे कपड़े पहनने का ढंग हो सकता है समय के साथ बदलता चला जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने ही परिवार से। मैंने अपने पितामह को यानी अपने ग्रैंडफादर को हमेशा धोती कुर्ता पहनते देखा। फिर अपने फादर को मैंने जॉब के दौरान देखा कि चूंकि प्रशासनिक सेवा में थे तो वो अक्सर पैंट शर्ट में भी गए, लेकिन घर में धोती कुर्ते में भी रहते थे। और मैं अपने उम्र के एक ऐसे पड़ाव में पहुंच गया, कह सकता हूं आधी यात्रा पूरी हो गई, लेकिन कभी नहीं धोती कुर्ता पहना। तो परिधान देखिए जनरेशन के अनुसार बदल रहा। यानी मेरे बेटे को हो सकता है, मेरे बच्चे को, आने वाली जनरेशन को हो सकता है पता ही ना चले कि धोती कुर्ता भी कोई परिधान था। चित्रों में ही देखे, टीवी पर ही देखे। तो ये होता है भौतिक पक्ष का समय के साथ बदलना, खत्म होते जाना। खान पान में भी बदलाव हो सकता है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं थी जो जीवन के भौतिक पक्ष से जुड़ी थी, वो खत्म हो गई। लेकिन सांस्कृतिक पक्ष हमेशा सातत्यता में रहता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, सभ्यता भौतिक पहलू है और संस्कृति का संबंध आध्यात्मिक या नैतिक जीवन से भी होता है। तो संस्कृति कभी नहीं खत्म हो सकती, सभ्यता नष्ट हो सकती, भौतिक पक्ष बदल सकता। हम नगरों में रहा करते थे, गांव बसाकर रहने लगे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरीय जीवन जीते थे, तो नगर छोड़कर जब गांव में बस गए तो नगरीय संस्कृति के कई तत्व बचे रहे, लेकिन सभ्यता नष्ट हो गई। तो वही बात है कि नष्ट होने का मतलब मूल लक्षण बदल जाना। जी ऐसा नहीं इंसान खत्म हो गया,
मानव सभ्यता तो अभी भी निरंतर चल रही है, मानव जीवन के सांस्कृतिक पक्ष अभी भी जारी है। मैंने कहा सिंधु सभ्यता से पीपल पेड़ की पूजा का प्रचलन है और आज भी जारी है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना के लिए गायत्री मंत्र है और आज भी हिंदू सनातन धर्म में सूर्य की उपासना होती है। तो कहने का पर्याय यह है कि जब हम महापाषाणिक संस्कृति की बात करते हैं तो इनके बारे में जानकारी हमें चूंकि उस कब्र से मिलती है जिसे महापाषाण नाम दिया गया है, तो इसका नामकरण कर दिया गया महापाषाण काल या महापाषाणिक संस्कृति। तो बच्चों अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ूं अब मैं, यानी यहां से आपको स्पष्ट है इसका समय क्या है। अगर आपसे कहा जाए तो मैंने कहा लगभग समय देखिए 3000 वर्ष पूर्व, यानी जो आप वैदिक सभ्यता उधर देख रहे थे उत्तर भारत में। और दूसरी बात आपने क्या जाना कि जो इन्होंने कब्रें बनाई थी इसे क्या नाम दिया गया, मेगालिथ, महापाषाण। तो हम लोग महापाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। तो कह रहा है जिस युग में उपमहाद्वीप, अब ये उपमहाद्वीप का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि जब ये उपमहाद्वीप कहता है तो इसमें भारत भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान के भी इलाके शामिल है और इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। बल्कि हम इसमें नेपाल को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें हम भूटान को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट क्षेत्र यह बन जाता। श्रीलंका को भी शामिल कर सकते। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, शब्दों पर गौर करिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। यानी ऋग्वेद की रचना के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद का संकलन, इसी को ये रचना कह रहा है, ऋग्वेद की रचना। तो एक तो जब हम यहां पर समय की बात करते हैं कि समय क्या था, तो आपने पढ़ा ही कि इसका समय माना गया है लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व, आज से 3500 वर्ष पूर्व, यह आपने पढ़ा ही पिछले लेक्चर में। और दूसरी तरफ यह बात कर रहा है क्षेत्र की, वो क्षेत्र क्या था जहां पर इसकी रचना हो रही थी, क्षेत्र। तो जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, एरिया की, तो मैंने आपको यह नाम भी बताया था, इसे कहा गया है सप्त सैंधव, 7 नदियों का क्षेत्र। और यह बताया भी, तो सप्त सैंधव को आज के संदर्भ में आप पंजाब का इलाका कह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों का पंजाब मिला दीजिए। तो उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, क्षेत्र भी इसने बता दिया। उत्तर पश्चिम की यह बात कर रहा है। गौर करिएगा यहां पर क्या लिखा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इलाका उपमहाद्वीप का क्या है। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी कि भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र का मतलब ही हुआ, अगर हम मान लेते हैं भारत है, तो आप दिशाओं का ज्ञान तो रखते हैं कि 8 दिशाएं कैसे, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन कहलाए, ये साउथ वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है और ये साउथ ईस्ट कहलाता है। तो इस रीजन की बात हो रही, और ये सिंधु घाटी का क्षेत्र है, यानी उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना है। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, आखिर ये दूसरी जगह कौन सी है भाई। तो और यहां पर अलग तरह का क्या विकास, तो क्या हो रहा था ये जाना जाए, और वो जगह कौन सी है जाना जाए। तो जो भारत का ये वाला हिस्सा है, त्रिभुजाकार क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप है ये एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला कहते हैं एक ऐसी जमीन को जो 3 तरफ पानी से घिरा। तो ये एक तरफ अरब सागर से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो द्वीप होता है, भूगोल में आप पढ़ते हैं आइलैंड या द्वीप होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा, एक टापू जैसा।
और प्रायद्वीप होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। तो यह दक्कन का प्रायद्वीप कहलाता है, भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है, जो दक्षिण की ओर विस्तृत है। इसी प्रायद्वीपीय भाग में एक अलग संस्कृति का विकास हो रहा था, उसी को मैंने कहा एक नाम दिया गया महापाषाणिक संस्कृति। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई, यानी इस पूरे पैरा से कुछ भी पूछ ले तो आप बता पाएंगे। तो एक तो इसका जवाब दूसरी जगह है दक्कन के इलाके में, प्रायद्वीपीय भारत के इलाके में, या भी और आगे पढ़कर देखते क्या उत्तर दे रहा। तो दूसरी जगह पर जो संस्कृति आ रही उसका समय क्या है, ऋग्वेद की रचना का समय। तो टाइम यहां बता दिया इसने, अब जरा क्षेत्र देखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां एक शीर्षक दे रहा, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, यानी आपके सामने टर्म आ गया। क्या टर्म लिखा है, महापाषाण। तो ये प्रश्न खड़ा होता आखिर ये महापाषाण क्या। तो अभी अभी इसका आंसर मैंने क्या दिया कि जो कब्रें बनाई जाती थी वो बड़े बड़े पत्थरों से घेरी जाती थी, बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई, बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई, इन्हीं को महापाषाण कहा जा रहा। तो कह रहा अगले पृष्ठ के चित्र को देखो और उससे पता चलेगा महापाषाणिक संस्कृति कहां थी। और ये खामोश प्रहरी क्यों कह रहा, यानी ये पत्थर जो इन कब्रों को घेरे आज भी खड़े हैं। तो एक सेंटिनल की तरह ये आज भी खड़े हैं, बोलते नहीं लेकिन ये बहुत कुछ हमें बताते हैं। तो क्या बताते हैं जरा देखेंगे, लेकिन पहले ये चित्र देखिए। ये कब्र आपको दिखाई दे रही है, इस कब्र को ये बड़े बड़े पत्थरों से चारों तरफ आप देख रहे हैं घेरा गया है। इस चित्र को गौर से देखिए, एनसीईआरटी की बुक का ये इमेज है और लिखा है इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। ये लाइन अब परीक्षा के लिए इतनी अहम है, यहां मैं लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी लाइन, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता है। ये एग्जाम में आने के पूरे आसार हैं, तो इसको बच्चों आप स्टार पॉइंट दे लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि इस तरह के जो महापाषाण कब्र बनाकर बड़े बड़े पत्थरों से इसे घेर देते थे, इसी को ताबूत समाधान। ताबूत शब्द आप जानते ही हैं, जैसे मुसलमानों में या ईसाइयों में आप देखते हैं मरे हुए व्यक्ति को एक ताबूत में रखते हैं और फिर उसको दफन करते हैं। यहां दिखाए गए शिष्ट में, यानी ये शिष्ट है ताबूत समाधान, एक पोर्ट होल यानी बड़ा सा सुराख बना हुआ। आप देख सकते हैं बड़ा सा सुराख में, यहां पर अगर इसको हाइलाइटर से कलर करूं किसी अलग कलर से, तो ये वाला एरिया देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई देगा एक होल बना। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहा है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता। यानी देखिए ये पत्थर से, जो आप बड़े बड़े पत्थर से घिरा हुआ एक कमरा जैसा, इसी में शायद इस ताबूत को रखने के लिए होल था कि यहां से इसमें जाते थे, उसमें पहुंचाते थे ताबूत को। तो ये भी लाइन आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है कि पोर्ट होल क्या था, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो इन लाइनों पर भी गौर करिएगा बच्चों, परीक्षा में यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताबूत समाधान क्या था। ताबूत समाधान पर भी प्रश्न आ सकता है, या शिष्ट क्या था, तो इसका उत्तर आप यहां से दे पाएंगे। आगे बढ़ूं, यह शिलाखंड, शिला का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के बड़े बड़े खंड, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो आपको बताया ही कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखा। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। देख सकते हैं कि कैसे यहां दफनाने की जगह पर पत्थर से चारों तरफ घेर रखा है, बहुत ही करीने से, बहुत ही ढंग से इसे लगाया गया। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये लाइन बहुत ही अहम है और ये एग्जाम में आना लगभग मुझे लगता है तय कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई। तो यहां पर बच्चों मैं ये कहूंगा कि इसे तो आप स्टार पॉइंट देकर वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिए, जरूर आना।
आप सोच रहे होंगे सर इतिहास में 10 ही 12 प्रश्न तो आने हैं, तो कैसे सब वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख रहे हैं। बच्चों जरा सोच कर देखिए कि जो लास्ट ईयर आपकी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 23 सेट पेपर के हुए थे, 20 से 23 सेट। एक सेट में अगर इतिहास के 15 प्रश्न भी वो डालते हैं तो 20 सेट अगर वो बनाएंगे यानी 300 प्रश्न वो सेट करेंगे। इन्हीं 9 किताबों में से आपकी हिस्ट्री की 3 किताबें हैं, जो मैं एनसीईआरटी की बुक्स आपको कह रहा हूं फॉलो करने को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, उसमें 3 किताबें हिस्ट्री की हैं। और अगर 15 प्रश्न भी इतिहास के लेते हैं एक पेपर सेट में, तो 20 सेट पेपर का मतलब हुआ 300 प्रश्न डिजाइन होने वाला। उस 300 में कौन सा 15 आपको मिलेगा ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता। इसलिए एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार कहता हूं इन किताबों में प्रश्न की गुंजाइश बहुत है। यही प्रश्न आ जाएगा कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई, तो आज से लगभग 3000 साल पहले। यानी अगर वैसे ईसा पूर्व में इसे लिख दिया गया कहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी टाइम पीरियड को लगभग 3000 साल पहले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट। और ये कैसे आया ये मैं आपको सिखा चुका हूं, क्योंकि अगर हम ईसा मसीह के जन्म को आधार मानते और एडी कहते हैं शुरू हुआ, तो हम लोग एडी में अब आ चुके हैं कहां पर, 2022 एडी पर। तो मैंने कहा 22 एडी बहुत छोटा कालखंड है हजारों साल की जब बात करें, और 3000 साल पहले यानी कि 2000 साल फिर पीछे जाइए तब आप एडी की शुरुआत में पहुंचेंगे, फर्स्ट एडी पर। और इससे भी 1000 साल पीछे जाइए तब तो आप 3000 साल पहले पहुंचेंगे। तो 1000 साल पीछे गए, इसी को 1000 BC लिखेंगे। तो वैसे पूरा ये हो गया 3000 साल, लेकिन बीसी में ये हुआ 1000 BC। तो लगभग 3000 साल पहले ऑप्शन में लिखा रहे या 1000 BC लिखा रहे, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात। ये प्रथा अब कहां, तो ये जो लाइन आ रही बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि ये प्रथा कहां थी, दक्कन में, अभी जिक्र किया, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। तो 4 रीजन इसने बताए। यानी महापाषाणिक संस्कृति की अगर हम बात करें, महापाषाणिक संस्कृति का क्षेत्र क्या क्या था, तो कह रहे इस तरीके की प्रथा वो कहां कहां थी, 4 रीजन इसने बताए, चारों आपको याद होने चाहिए। तो एक मैंने कहा दक्कन का प्रायद्वीपीय इलाका, यानी इसके अंतर्गत राज्य के अनुसार आप देखें तो आप कह सकते हैं सर महाराष्ट्र का रीजन था, आंध्र प्रदेश का रीजन था, ये दक्कन का प्रायद्वीपीय पठारी इलाका। फिर दूसरा दक्षिण भारत भी कह रहा, तो दक्षिण भारत का मतलब यह हो गया कि यह तमिलनाडु का क्षेत्र था, कर्नाटक का क्षेत्र हो सकता है, इसमें मुख्यतः रहा होगा। फिर यह उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहा, उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो उत्तर पूर्वी भारत का मतलब हो गया जो यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको कह रहा। और फिर एक कह रहा कश्मीर का रीजन, कश्मीर घाटी। तो कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए भी गए हैं। कुछ महापाषाण, अब जो पुरास्थल है इनके नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन यह कह रहा है कि कुछ महापाषाण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। तो एक तो ऊपर, और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, 2 तरीके से। तो एक ऊपर ध्यान रखिएगा और एक जमीन के भीतर ध्यान, यानी गर्भ में छुपे हुए, पृथ्वी के गर्भ में जमीन खोदकर कुछ महापाषाण तैयार किए गए, कुछ ऊपर ही दिख जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ध्यान रखना। आगे बढ़ूं तो जरा महापाषाणिक पुरास्थल देखिए, जो यहां पर आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर ग्रीन में दिखाया गया। तो एक यहां पर ग्रीन में ये है, एक स्थान ये है। तो ये 2 स्थान कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक का नाम लिखा ब्रह्मगिरी,
ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी का जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के रीजन में पड़ता है, नहीं कर्नाटक का इलाका ये लग रहा। और इसी तरीके से नीचे लिखा आदि चन्नल्लूर, आदि चन्नल्लूर, तो ये तमिलनाडु का रीजन लग रहा। तो ये दो पुरास्थल महापाषाण काल के संदर्भ में यहां पर दिखाए गए। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर अभी आपने इमेज में देखा ही, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। दोनों तरीके से यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते, एकमात्र प्रमाण। और यही कारण है कि इसे क्या नाम दे दिया गया, महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाण जो हम लोग बात कर रहे थे, महापाषाण काल, इसे क्यों कह रहे हैं, यही एकमात्र प्रमाण है जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, फिर बड़े पत्थरों को तराशना, फिर मरे हुए को दफनाना। तो सीधी सी बात है कि यहां पर गड्ढे खोदना ये सबसे पहला कार्य रहा होगा। बड़े बड़े पत्थर को फिर तराशते थे, फिर शिलाखंडों को जो तराशे हुए पत्थर है ढोकर लाते रहे होंगे, फिर मरे हुए लोगों को दफनाते होंगे। यानी ये क्रम ही तो है। तो इन्हें क्रम से आप रख सकते, भाई बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लाए, उन्हें तराशा, मरे हुए लोग दफनाकर उनसे घेर दिया। आगे बढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। क्या समानता, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता। तो महापाषाण काल में सामान्यतः प्रचलन में किस तरह के मृदभांड थे, काले लाल मृदभांड। यानी ये काले लाल मृदभांड थे, ब्लैक एंड रेड वेयर थे। तो एक टर्म आपको यहां याद रखना, महापाषाणिक संस्कृति के लोग किस प्रकार के मृदभांड का इस्तेमाल करते थे। मृदभांड शब्द का मतलब होता है बच्चों पॉटर्स, यानी पॉटरी। और पॉटरी क्या है, मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो इनके जो मृदभांड थे इनको कहा गया है काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि महापाषाणिक संस्कृति के लोग लोहा का प्रयोग करना सीख गए थे। लोहा इनके लिए नोन था। तो इसका मतलब लोहा आ चुका था अस्तित्व में। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी आर्य संस्कृत में या तो लोहा आ गया या फिर महापाषाण, क्योंकि ये दोनों समकालीन है, एक समय के हैं, तो लोहा प्रचलन में आना शुरू हो चुका। इनको लोहे का ज्ञान था। तो मैंने कहा था एनसीईआरटी की बुक में इंडस सिविलाइजेशन को लेकर एक लाइन गलत लिख गई थी, लोहा, लेकिन सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये स्पष्ट है। इसीलिए यहां पर देखिए प्रश्न भी दे रहा, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, तो आंसर आप लगाइएगा नहीं। हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग से प्रचलित नहीं थे, इसका प्रमाण नहीं मिला। वो तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। फिर घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सब भी इसमें इनकी कब्रों में मिले। महापाषाणिक कब्रों से मिले लोहे के कुछ सामान आप देख सकते हैं। यहां बाईं ओर कह रहा घोड़ों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सामान दिख रहा है, और नीचे एक कटार आप देख रहे हैं। यहां पर नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां हैं, घोड़ों के लिए कुछ सामान है जैसे लगाम। तो लोहे के जो सामान बने हैं घोड़ों के लिए, जैसे है कुल्हाड़ियां हैं और एक कटार है, ये सब चीजें इन कब्रों में मिली।
तो जितनी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस की ये सब ट्रांसलेटेड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आदि चलनल्लूर और इसके साथ साथ यहां पर ब्रह्मगिरी, ये दो मेगालिथिक साइट्स हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखिए। ऑप्शंस यहां से भी आ सकते हैं। आगे बढ़े, अब आते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में हमें पता कैसे चले। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, यानी मृत व्यक्तियों को यहां पर दफनाया जाता होगा। तो पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो, अभी देखा हम लोगों ने। यहां एक व्यक्ति, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ जाएगा, किस महापाषाणिक कुरास्थल से कब्र में एक व्यक्ति के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये क्या दिखाता है कि उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में फर्क रहा होगा। ये किसी अमीर व्यक्ति की कब्र होगी, ये किसी गरीब व्यक्ति की कब्र होगी। उसके दफनाने के साथ 33 सोने के मनके मिल रहे, शंख मिल रहे, और यहां केवल मिट्टी का बर्तन मिल रहा। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग शायद सरदार थे तो दूसरे उनके अनुयायी थे, अनुचर थे। यानी एक राजा जैसी स्थिति में हो सकता है, एक की हैसियत बड़ी रही होगी, एक उसका अनुचर रहा होगा, नौकर रहा होगा, दास रहा होगा या अनुयायी रहा होगा। तो सरदार और अनुयायी यानी समाज में वर्ग जरूर रहा होगा, ये कब्र के माध्यम से ही पता चल जाता। फिर यहां पर यह कह रहा है कि कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो एक परिवार के लोगों को एक ही जगह पर दफनाने की प्रथा अपना ली थी, यानी ऐसा नहीं एक साथ मरे और एक साथ दफनाया गया। लेकिन जैसे आप सोचिए कि उसका पिता मरा तो जहां दफनाया था पिता को, जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो उसे भी वहीं ले जाकर दफनाया। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस ताजमहल में शाहजहां की प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज को दफनाया गया, उसी जगह पर शाहजहां को भी दफनाया गया। तो ताजमहल में दोनों की कब्रें हैं, मुमताज महल की भी है जिनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, और शाहजहां की भी है, एक ही जगह। लेकिन मरे तो दोनों एक साथ नहीं थे। मुमताज की मौत के काफी समय बाद शाहजहां की मौत हुई, तो एक ही जगह दफनाने का अर्थ समझ रहे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। अब पोर्ट होल की भूमिका समझ में आई, जो बड़ा सा मैंने कहा छेद बना है उसमें, यानी एक बार किसी को उसमें दफना दिया गया तो कब्र फिर से खोदी ना जाए, फिर से कब्र हटाई ना जाए, पोर्ट होल के रास्ते ही दूसरे को भी उसी में डाल दिया। तो इस तरह से यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये सब ध्यान रखिएगा, कथन के रूप में आ सकते हैं। ये पहला कथन हो सकता है, ये दूसरा कथन बन सकता है कि बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो ये जो पत्थर थे चिन्ह के रूप में भूमिका निभाते थे कि वहां एक मार्क लगा दिया, गोल पत्थर से घेर दिया कि यहीं पर उनके पिता को दफनाया गया, तो बेटे को भी लाकर वहीं दफनाएंगे जब बेटा मृत्यु की अवस्था में होगा। तो ये सारी चीजें ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी साथ में लिखी है, जिसको आप फॉलो कर लेंगे। अब मानचित्र 2 में कह रहा इनाम गांव को खोजो। इनाम गांव के बारे में क्या बता रहा है? भीमा की एक सहायक नदी है घोड़, इसके किनारे एक जगह। तो वैसे राज्य के अनुसार आप पाएंगे ये महाराष्ट्र में,
ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती। और गोदावरी की एक सहायक नदी है भीमा, और भीमा की सहायक नदी है घोड़। ये घोड़ के किनारे एक जगह, तो इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, इस बात का प्रमाण मिला। यहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो यहां दफनाने की प्रथा देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैरा ही इंपॉर्टेंट है कि वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर किधर होता था? उत्तर की ओर, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो जरा ये प्रथा देखिए कैसे अलग है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते, यानी खाना पानी भी रखते थे। ये इनकी पारलौकिक सत्ता में या जन्म के बारे में एक धारणा दिखाती कि इंसान के मरने के बाद भी उसका जीवन है। तो ऐसे में वो परलोक में विश्वास रखते थे, और इसीलिए मृत व्यक्तियों के साथ खाना पानी भी रख देते थे कि भाई जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है, जिससे यह प्रमाण मिलता है, उनकी संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न कई बन सकते हैं। महापाषाण काल के एक पुरा स्थल से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र पाई गई है। वो पुरा स्थल कौन सा है? इनाम गांव। ये किस नदी के किनारे बसा है? यहां किस समय लोगों का बसावट था? मानव की बस्ती कब बसी यहां? और फिर इसके साथ इनके शव दफनाने की प्रथा कैसी थी? और इनके पारलौकिक सत्ता में, पारलौकिक जीवन में विश्वास था। ये सारी बातें यहां से स्पष्ट है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो ये एक विशिष्ट कब्र आप देख रहे हैं। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। ये एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र ये दिखाती है कि शायद ये सरदार रहा होगा, राजा रहा होगा, या कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति रहा होगा। तो ये जो विशेषताएं बताई गई हैं कि बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घर में से एक संदूक, बड़े से संदूक में दफनाया गया, 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया। ये सारी बातें उनके रहन सहन के स्तर को, सामाजिक स्तर को दिखाती। तो इसी पर ये जानकारी आप ले रहे थे। अब जरा देखें क्या बताते हमें कंकालों का अध्ययन। आखिर कंकाल के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में क्या पता चलता? इतिहास को जानने में कंकाल या स्केलेटन कैसे मदद कर सकते हैं? तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता। यानी अगर बच्चे का कंकाल होगा तो छोटा आकार होगा, नो डाउट, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। यानी उस कंकाल से उसका लिंग पता लगा पाना कि ये लड़की थी या लड़का, ये थोड़ा मुश्किल, करा कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का, यह पता लगाना आसान है। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो जरा देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते। तो एक तो कंकाल के साथ नथुनी मिली हो, कान की बाली मिली हो, गले में पहनने वाला हार मिला हो, तो आप अंदाजा ही लगाएंगे कोई महिला रही होगी। यानी यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ एक समस्या, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो लो ये थ्योरी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में पुरुषों में भी इस तरह से प्रचलन था कि वो मनके पहनते थे। तो यहां पर आभूषण पहनना ही बहुत बड़ी पहचान नहीं, लेकिन एक वैज्ञानिक पहचान क्या है जरा देखा जाए तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके अस्थियों की जांच है। अब अस्थियों की जांच का मतलब क्या हुआ? जो हड्डियां हैं उसकी। महिलाएं चूंकि बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है। तो महिलाओं का कूल्हा बड़ा होता है, उनका कटी प्रदेश यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती, वो मां बनती। लेकिन पुरुष में यह प्राकृतिक क्षमता तो है नहीं।
तो इसी कारण से आप पाएंगे कि पुरुषों का जो कूल्हा होता है महिलाओं की तुलना में छोटा होता है। अब इसी समझ के आधार पर कंकाल से लिंग पहचान की जा सकती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। तो आज से लगभग 2000 साल पहले का मतलब क्या हुआ? प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय की बात हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है। अब ये कह रहा है फर्स्ट सेंचुरी एडी में चरक नाम के एक चिकित्सा शास्त्री हुए, डॉक्टर हुए, चिकित्सक हुए। और अगर इनका समय देखा जाए तो ये सम्राट कनिष्क के समय के एक महान चिकित्सक हुए। कनिष्क जो आप आगे पढ़ने भी वाले, और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है चिकित्सा शास्त्र पर, उसका नाम है चरक संहिता। इन्होंने चरक संहिता नाम से मेडिसिन पर एक बुक लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती। हालांकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के दायरे से अगर सोचा जाए तो यह सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हड्डियों से काफी ज्यादा। तो अभी आप साइंस में पढ़ते हैं 206 हड्डियां होती मानव शरीर में, चरक संहिता में कितने का जिक्र है? 360 हड्डियां। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत या फिर जो जोड़ है हमारे कार्टिलेज है इनको भी जोड़ लिया। जैसे 32 दांत होते हैं तो हो सकता है इसकी भी गिनती इन्होंने कर ली हो, इसलिए संख्या बढ़ गई। तो ज्वाइंट को भी, कार्टिलेज को भी, सबको जोड़ करके 360 आया हो, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि कितना सटीक विवरण यहां पर चरक ने देने की कोशिश की। तो चरक वैसे तो हुए प्रथम शताब्दी ईस्वी में, जब भारत में कुषाण साम्राज्य काफी फल फूल रहा था, कनिष्क जैसे महान राजा थे, उनके संरक्षण में चरक रहे। तो इन्होंने चिकित्सा पर एक ग्रंथ भी लिखा, चरक संहिता। ऐसे ही एक सुश्रुत भी हुए, शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे, वो भी कनिष्क के समय हुए। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर स्केलेटल कैसे हमें मदद करता है, स्केलेटल का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया, और कैसे हम इससे यहां पर स्केलेटल स्टडीज से हम पता लगा सकते हैं उसका जेंडर। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में बता रहा है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इसके बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली, हड्डियों पर काटने के निशान मिले, जिससे लगता है कि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, मांस भी खाते थे, जानवरों का मांस खाया जाता था, इसका प्रमाण मिलता। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां मिली हैं। यानी ये बिल्कुल एक लंबी लिस्ट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है किन किन चीजों की अस्थि अवशेष मिले, जिससे पता चले कि ये लोग पशुपालन में किसे रखते थे, किन जानवरों का मांस खाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। यानी ये इनके आर्थिक जनजीवन पर प्रकाश डालता है, दिखाता है कि ये लोग क्या खाते पीते थे, कैसे अपनी जीविका चलाते। तो अनाज कौन से इनके मुख्य थे, पशुपालन में कौन कौन से पशु महत्वपूर्ण थे, किन जानवरों के मांस खाने का प्रमाण मिला है, और साथ में यहां पर बेर, आंवला जैसी चीजें, रसभरिया भी ये इकट्ठा करते थे। तो इनके ऑक्यूपेशंस क्या थे, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो यहां आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इकट्ठा किए उसके बेस पर ये बताते हैं। अब एक अन्यत्र जगह की बात हो रही, कह रहा एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले यहां की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिले। तो चीन से 3500 साल पहले का एक लेखन कला मिला। क्या लेखन कला मिला? जानवरों की हड्डियों पर लिखा हुआ भविष्यवाणी करने वाला कुछ प्रमाण मिला। यानी जानवरों की हड्डियों पर ये लिखते थे और इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहते थे। तो मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे
क्या वो युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या पुत्र पैदा होगा? हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, हड्डियां उस आग की गर्मी से चटक कर दरार पड़ती थी उस पर। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। बिल्कुल करते थे, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन इस तरह की परंपरा चीन में थी 3500 साल पहले। यानी जो भारत का वैदिक काल है उसी के आसपास लेखन कला का यहां भी ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, यानी नगरीय जनजीवन इनका था। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों की लोहे के प्रयोग से लोग परिचित नहीं थे। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यह कथन में आ जाएगा और लिखा रहेगा ये लोग लोहे का इस्तेमाल करना जानते थे। तो ये चीन की एक सभ्यता की बात कर रहा है, और उस समय जब 3500 साल पहले की बात हो रही, तो 3500 साल पहले लेखन कला से परिचित थे, नगरीय जीवन से परिचित थे, बेशुमार दौलत भी इनके पास थी, नक्काशी किए हुए कांसे का इस्तेमाल करते थे बर्तन, लेकिन लोहे जैसे धातु का ज्ञान इन्हें नहीं था। लोहा महापाषाणिक संस्कृत के लोग जानते थे, या वैदिक संस्कृत के लोग आगे चलकर लोहे से परिचित हो गए, लेकिन ये परिचित नहीं। यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का ज्ञान था, या लोहे का प्रचलन भारत में हो चुका था। ऐसा प्रमाण मिलता है महापाषाणिक कब्रों से भी, लेकिन चीन में नहीं। तो इस तरह से बच्चों आज आपने इस अध्याय के अंतर्गत सारी महत्वपूर्ण बातें देखी। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे वेदों की रचना कब हुई 3500 साल पहले, महापाषाण का निर्माण कब हुआ 3000 साल पहले, इनाम गांव में किसानों का निवास कब शुरू हुआ 3600 से 2700 साल पहले, और चरक कब हुए प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महापाषाणिकपुरा स्थल इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित था? तो अभी हम लोग इनाम गांव की बात कर रहे थे। मैंने कहा राज्य के अनुसार देखें तो महाराष्ट्र में पड़ता आज के, और किस नदी के तट पर था? तो यहां पर गोदावरी की एक सहायक नदी थी भीमा, और भीमा की एक सहायक नदी थी घोड़। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आज से लगभग 500 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। तो 500 साल पहले अगर हम कहेंगे तो अभी 2000 मान लें, अगर वर्ष 2022 चल रहा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है 1500 ईस्वी। तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये हुए हैं, और फर्स्ट सेंचुरी एडी कहने का मतलब होता है 1 एडी से लेकर 100 एडी के बीच का समय। तो ये तो गलत लिखा। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि सुश्रुत संहिता तो मैंने जिक्र किया, सुश्रुत नाम के एक शल्य चिकित्सक हुए। इनकी बुक का नाम अगर आप देखें तो वो तो चरक संहिता है। तो चरक संहिता यहां होना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2, यानी डी ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप क्या लगाएंगे? जब दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दो के दोनों गलत है, और आंसर यहां पर डी ऑप्शन होगा, यानी करेक्ट आंसर डी। इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों आपने सीखा महापाषाणिक संस्कृति के बारे में। आपको मैंने महापाषाणिक संस्कृति क्या थी और इसके कुछ विशिष्ट लक्षण यानी मेगालिथिक कल्चर के बारे में आपको पढ़ाया। तो मेगालिथिक कल्चर क्या था, इसकी क्या विशिष्टताएं थी, ये आपने जाना। अब अगले क्लास में हम लोग यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी अध्याय 5 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, और अध्याय 5 पर मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करूंगा आपके अगले क्लास में। ठीक है, तो इसी के साथ आपके लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और नियमित ऐसे क्लासेस करते रहे। धन्यवाद।